वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो 3 मार्च को ज्योग्राफी का जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 25 से 30 प्रश्न करवाएंगे जो कि ज्योग्राफी सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे उसका संपूर्ण एनालिसिस होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे, इजी थे, मॉडरेट थे या हार्ड थे। तो हमारा पहला प्रश्न था कि वहाँ पे कुछ ज्योग्राफिकल थॉट से प्रश्न पूछे गए थे कि ज्योग्राफिकल थॉट में कुछ हवाएं हैं, पवने हैं, विंड है जो क्या है कि अलग अलग दिशाओं में चलती हैं और वो किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है उसको लेकर के था। तो जो बोरस है, जो बोरस एक था, बोरस था, जेफायरस था, ह्यूरस था, नोट्स था। तो यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आप देखिएगा, जो बोरस है वो उत्तरी ठंडी तेज हवाएं हैं। तो यहाँ पे मिलान करना था। तो जो बोरस हवाएं होती वो ठंडी हवा के साथ जाता, ठीक है। जो हमारा था कि एक था कि नोट्स जो है वो दक्षिणी हवाएं हैं। वो कैसी हवा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, नम और तीव्र हवाएं हैं जो चारों दिशाओं में हवाओं का क्रम है, चारों दिशाओं में ये चलती हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होता। और ये पूछा गया था कि ह्यूरस, जो ह्यूरस है ये पूर्वी मंद हवाएं हैं, ठीक है, और ये गर्म हवाएं हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होता है, ह्यूरस इसके साथ जाता। और जेफायरस है ये किसके साथ जाता, पश्चिमी जो तूफानी हवाएं हैं इसके साथ जो हमारा जाता जेफायरस। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर होने वाला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस चारों को मिलान करते तो हमारा राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगला जो प्रश्न था, एक पूछा गया था कि क्षोभ मंडल ऊंचाई स्तर, ऊंचाई का जो स्तर है क्षोभ मंडल का वह कहाँ पे किस प्रकार का है। जैसे भूमध्य रेखा पे किस प्रकार का है, फिर उसके बाद कर्क रेखा पे उसकी हाइट कितनी है क्षोभ मंडल की, जो ध्रुव पे है उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया था कि 9, 6 ऐसे करके दिया गया था, 3 कि ध्रुव पर का हाइट दिया गया था, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या होता, जो 9, 11, जो 16 दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया था वो 9, 11, 16 दिया गया था। यहाँ पे देखिए ध्रुव पर 9 जो किलोमीटर है इसकी हाइट है, कर्क रेखा पे कितनी है, 11 किलोमीटर है, और जो भूमध्य रेखा पर देखें ये 16 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 9, 11 और 16 हमारा राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, ये तो सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न था, जो मतलब जो फर्स्ट पेपर था उसका प्रश्न था कि आधार द्वारा हाल ही में आधार द्वारा किस प्रकार के हस्ताक्षर की शुरू की गई है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर की शुरू की गई है। तो इस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर हमारा राइट आंसर होने वाला था, डिजिटल सिग्नेचर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से था कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल किसने दिया है। तो यहाँ पे क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल से पूछा गया था, यह ज्योग्राफिकल थॉट का प्रश्न है। तो ये जो द्वैततावाद है, ज्योग्राफी में द्वैततावाद से है, तो वो इसको क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का था। तो ये तो वारेनियस हो जाएगा, वारेनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेनियस। और वारेनियस ने ही समान और विशेष भूगोल दिया है। तो हमारे प्रश्न में आया था कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल आया था, तो यहाँ पे वारेनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, तीसरा प्रश्न ये आया था कि इन जो पेट्रोलियम निर्यात संगठन है, पेट्रोलियम को जो निर्यात करने वाले कंटिनेंट है उसका एक संगठन है ओपेक, जिसको 14 देशों ने मिलकर 14 देश उसमें है, शामिल हैं। तो उसमें कौन सा एक देश है जो शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। तो 5 देश के नाम दिए गए थे। एक था सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया। तो ये चारों देश जो हैं वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री में आते हैं, लेकिन जो इंडोनेशिया है वो इंडोनेशिया इसमें नहीं आते हैं। तो इंडोनेशिया क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, कुछ सिद्धांत दे दिए गए थे और उस सिद्धांत में क्या था कि उसको मिलान करना था। तो हम यहाँ पे देखें 4 सिद्धांत दिए गए थे इस प्रकार से। एक था कि प्रगामी तरंग सिद्धांत, वो किसके साथ जाएगा, वेबल के साथ जाता, वो प्रगामी तरंग सिद्धांत। एक पूछा गया था संतुलन सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत किसके साथ जाता, वो न्यूटन के साथ जाता। तो न्यूटन, संतुलन सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। एस्थेटिक तरंग सिद्धांत किसके साथ जाता, तो वो हैरिस के साथ जाता। हैरिस जो है
भूगोलवेत्ता हैं उनके साथ जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत जाता, जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है ये ज्वार भाटा से संबंधित है, और ये परिगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत से अब ज्वार भाटा से संबंधित है। और जो गतिशील सिद्धांत है ये एक ऑप्शन में था, जो लास्ट था वो अगर 3 को लगा लेते तो चौथा अपने आप मालूम हो जाता, तो गतिशील सिद्धांत उसके लास्ट वाले के साथ जाता, ये मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर होने वाला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, यहाँ पे कुछ पुस्तक का नाम दिया गया था किसी दूसरे भाषा में। यहाँ पे पूछा गया था 17 खंडों में विभाजित है, तो एक मात्र लेखक का नाम पूछा गया था कि उसमें कौन से लेखक है जिन्होंने अपनी पुस्तक को 17 खंडों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में था एस्ट्रेबो दिया गया था, तो एस्ट्रेबो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एस्ट्रेबो महोदय ने ही अपनी पुस्तक को 17 भागों में डिवाइड किया था, और उसका अलग अलग जो मॉड्यूल है उसका अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्थापित किया गया था। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया, ये क्या हो गया कि खगोल की उत्पत्ति के लिए हो गया, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग खंड को अलग अलग क्षेत्र के स्टडी के लिए रखा गया था। अगला प्रश्न था कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कुछ मिलान करने वाला आया था कि क्रॉप कॉम्बिनेशन किससे संबंधित है, न्यूनतम परिवहन लागत किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए तो क्रॉप कॉम्बिनेशन जो है वो बीवर महोदय द्वारा दिया गया है, तो बीवर महोदय के साथ जाता क्रॉप कॉम्बिनेशन। दूसरा था कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, वो किसके साथ जाता, तो वो जाता बीवर महोदय के साथ। तो इस प्रकार से मुझे 2 ही प्रश्न याद हैं, तो इस प्रकार से आप 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने आप वो पता चल जाता सीक्वेंस कि कौन किसके साथ जाने वाला है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे वॉन थ्यूनन का मॉडल जो है, जो वॉन थ्यूनन मॉडल 1826 ईस्वी में इन्होंने जो वॉन थ्यूनन मॉडल दिया था, ठीक है, जो वॉन थ्यूनन का वलय मॉडल था, वो क्या था कि उसमें उसको अरेंज करना था, वलय मॉडल को क्या करना था, अरेंज करना था। तो वहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट में क्या होती है, बागवानी कृषि होती है, तो बागवानी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लकड़ी उत्पादन है, लकड़ी उत्पादन ईंधन के पर्पज से होता है, तो ये होता है दूसरे में, ठीक है। तीसरे में अन्न उत्पादन होता है, चौथे में 3 फील्ड सिस्टम। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होने वाला था, इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था कि जो हैरिस उलमैन है, जो अस्थानिक पारस्परिक अननोन क्रियाओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो हैरिस उलमैन जो है अस्थानिक पारस्परिक क्रियाओं के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशनल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक पूरकता, हस्तांतरणीयता, हस्तक्षेप के अवसर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब कौन सा इसमें से कौन सब है। तो यहाँ पे पूरकता होता, हस्तांतरणीयता, हस्तक्षेप का अवसर होता, ये तीनों तो होते, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन में दिया गया था जो नहीं था। तो ये तीनों को हमको चूज करना था, ABCD चाहे DEF होता, ऐसे दिया गया था, तो इसको सिलेक्ट कर लेना था। तो ये इस तीनों का ये तीनों होगा जो हैरिस उलमैन का पारस्परिक अननोन क्रिया है उससे संबंधित, तो ये हमारा राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कुछ 4 पुस्तक के नाम दिए गए थे, उसमें क्या था कि 4 पुस्तकों के नाम में क्या था कि एक को रॉन्ग था, सुमेलित नहीं था। तो उसमें क्या था कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसको चूज करना था। तो उसमें क्या था कि एक सुमेलित नहीं था, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, क्योंकि वो किसी दूसरे राइटर का नाम दिया गया था कि ज्योग्राफी और ज्योग्राफर्स कोई दूसरा राइटर लिखा है, जबकि ज्योग्राफी और ज्योग्राफर्स के राइटर कौन है, जॉनसन महोदय हैं। तो ये हमारा क्या था कि ये सुमेलित नहीं था, जॉनसन उसका राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए थे, वो दिवस किस डेट को मनाए जाते हैं, वो था तो 22 मार्च को था, उसको मिलान करना था। तो 22 मार्च को हम देखें तो वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर 5 जून को देखें, पर्यावरणीय दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरणीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1986 ईस्वी में नैरोबी केन्या में क्या हुआ था, पर्यावरण के विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ था। उसी दिन से है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और एक आर्द्रभूमि दिवस था, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में स्थापित हुआ, लेकिन जो आर्द्रभूमि दिवस है वो 1997 से मनाना स्टार्ट किया गया। तो 1997 क्या होगा, 2 अक्टूबर
1997 से आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर बोल दिए, 2 फरवरी को क्या होता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कोप, ये करंट से रिलेटेड है। जो कोप है वो कोप 27 जो है वो कहाँ पे हुआ था, किस देश में हुआ था? तो जो कोप 27 है वो कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। तो मिस्र इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। और अगर कोप 26 की बात करें तो वो ग्लासगो में आयोजित किया गया था। जो कोप 27 है ये सितंबर से अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ था, भारत में हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ये मिस्र में हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न एक आया था कि जो पृथ्वी पे सूर्य से जो शॉर्ट वेव आती हैं, लघु तरंगें आती हैं, उसका कितना % डायरेक्ट अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाता है? तो हम देखें तो यहाँ पे 20-30 ऐसे दिया गया था, 15 ऐसे दिया गया था, 30 इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि वो क्या होता है कि 35% रिफ्लेक्ट करता है हमारे। तो वहाँ पे हम देखें 35% किस प्रकार से, तो 27% जो क्या होता है, 27% डायरेक्ट बादल से, क्लाउड से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है कि 2% डायरेक्ट हमें अर्थ से होता है, ठीक है। और जो क्या है कि 6% जो है वायुमंडल से होता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो 35% टोटल होगा, लेकिन ऑप्शन में था 30, तो 35 तो कहीं नहीं था, तो 30 हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है हमारा 30। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि एजेंडा 21 से आया था। एजेंडा 21 से आया था कि एजेंडा 21 जो है, जो 1992 में हुआ, ये पृथ्वी सम्मेलन है जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ। इस टाइप से कथन दिए गए थे। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला था वो BC नहीं होता, क्योंकि BC उसमें बी में दिया गया था कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, और सी में दिया गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इससे कोई लेना देना नहीं था। तो BC इसका राइट आंसर नहीं होता, इसका राइट आंसर होता A और D हमारा राइट आंसर होता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न था, कुछ गैस के नाम दे दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि किसके कारण जो वायुमंडल में धूल कण के साथ कोहरे का निर्माण होता है, किस गैस के साथ? तो वो उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस टाइप से कुछ गैस के नाम दिए गए थे। तो इसमें हम अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है कि धूल कण के साथ मिलकर कोहरे का निर्माण करती हैं। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था खाद्य श्रृंखला से, फूड चैन से। फूड चैन से इस बार 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे फूड चैन से। तो फूड चैन पे क्या था कि कुछ इधर उधर दे दिए गए थे नाम, और क्या था उसको अरेंज करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाज, सांप, मेढक, तितली, पादप, ये सब इधर उधर दे दिए गए थे। मैंने इसको अरेंज में सजा दिया। इस प्रकार से जो पहला होता वो पादप होता, फिर उसके बाद तितली होती, फिर तितली को मेढक खाता, फिर उसके बाद मेढक के बाद सांप, फिर सांप के बाद बाज। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होने वाला था। तो हमारा इस प्रकार से ये सीक्वेंस राइट होने वाला है। तो ये राइट आंसर होने वाला है। एक प्रश्न था कि कर्क रेखा पर लवणता अधिक होने का कारण क्या है? तो एक कर्क रेखा पर था कि लवणता अधिक किस लिए होता है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया था कि वाष्पीकरण कम होता है, वर्षा अधिक होता है, ये इस टाइप से दिया गया था। तो उसमें से एक स्टेटमेंट था कि जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है वहाँ पे क्या होगा, इसीलिए क्या होती है, कर्क रेखा पे क्या होता है कि लवणता अधिक पाई जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला था कि वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे, और जो टेम्परेचर है वो कम होता है कर्क रेखा की तुलना में, इसलिए क्या है कि कर्क रेखा पे ही ये लवणता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि उसको टाइमिंग के हिसाब से, कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करना था, कुछ सिद्धांत दे दिए गए थे। तो जैसे दे दिया गया था एक रूपता सिद्धांत जो कि 1785 में आया था। दूसरा पूछा गया था अपर्दन सिद्धांत जो कि 1899 में आया था। तीसरा संतुलन सिद्धांत जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था 1669 ईस्वी में। और ये समरूपता सिद्धांत हटन के द्वारा दिया गया था। अपर्दन सिद्धांत ये डेविस महोदय द्वारा 1899 में दिया गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, संतुलन सिद्धांत, क्योंकि ये 1669 ईस्वी में ही शुरू कर दिया गया था।
तो 1669। फिर क्या आएगा, समरूपता सिद्धांत, जो कि फिर लास्ट में आएगा अपवर्धन सिद्धांत। तो इस प्रकार से इसको सीक्वेंस में से जाना था, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा कि यहाँ पे कुछ समुद्री लवण के को दे दिया गया था कि समुद्री लवण में किस खनिज की मात्रा कितने % होती है, उसके कुछ नाम दे दिए गए थे और उसको अरेंज करना था कि कौन से खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसको क्या था, अवरोही क्रम में सजाना था, घटते हुए क्रम में। तो जो सबसे ज़्यादा है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है हमारे समुद्र में, तो सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पर होता। फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है दूसरे नंबर पे, फिर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है तीसरे नंबर पे, चौथा कैल्शियम सल्फेट चौथे नंबर पे। तो इस प्रकार से हमारा राइट सीक्वेंस होने वाला है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था कि जनगणना करते समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे दिया गया था कि जो रूम रेंटर हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, क्या आप रूम रेंटर हैं कि अपना निजी घर है, इस टाइप के प्रश्न, नाम क्या है, ये सब 5 प्रश्न दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो उसमें वो लगाना था। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला था कि अगला हम देखें तो यहाँ पे था कि विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कि कौन सा देश करता है, लौह इस्पात का उत्पादन। तो लौह इस्पात के उत्पादन की बात करें तो चाइना जो है वो प्रथम स्थान पे है लोहा इस्पात के उत्पादन में। तो लोहा इस्पात उत्पादन में हमारा चाइना जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हमारे एक ऑप्शन में दिया गया था चाइना, जो कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। एक दिया गया था, अगला प्रश्न हम की बात करें तो एक दिया गया था कि 2021 में विश्व में सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे देखें उसमें एक ऑप्शन आया था चाइना, अमेरिका, ये सब दिया गया था। तो जो चाइना है हमारा राइट आंसर होने वाला है। आयात और निर्यात की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना है, चाइना हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया था कि कुछ मानसूनी पवनें हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। कहीं पे आम्र वर्षा के नाम से, कहीं पे काल बैसाखी, बारदोली, छेढ़ा, फिर उसके बाद चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और फिर उसके बाद तो इस प्रकार से इसको मिलान करना था। अगर हम आम्र वर्षा की बात करें तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, ये कर्नाटका में होती है। और जो काल बैसाखी है ये कहाँ पे होती है, ये पश्चिम बंगाल में होती है काल बैसाखी, जो चक्रवात है। जो बारदोली छेरा है ये कहाँ पे होता है, ये असम में होता है, ठीक है। और जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है, ये इसमें क्या था कि कौन सा चूज करना था कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, कौन सुमेलित नहीं है। तो जो चेरी ब्लॉसम है वो आंध्र प्रदेश से दिया गया था, जबकि ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। तो ये इसका रॉन्ग आंसर होने वाला था। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे कुछ अन्न उत्पादन के हिसाब से अरेंज करना था उसको। तो यहाँ पे कुछ अफ्रीका को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे पूर्वी अफ्रीका, सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में डिवाइडेड कर दिया गया था। और उसमें पूछा गया था कि अन्न के उत्पादन से के हिसाब से उसको अवरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे कम अन्न उत्पादन कहाँ होता है, सहारा अफ्रीका में। फिर इस प्रकार से पूर्वी अफ्रीका में इस प्रकार से अरेंज करना था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक लोकल विंड से प्रश्न पूछ लिया गया था। तो लोकल विंड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे देखते हैं। लोकल विंड से था कि जोंडा जो हवाएं हैं वो किस देश में चलती हैं। तो जो जोंडा हवा है वो अर्जेंटीना में चलती हैं, जोंडा हवा। तो जोंडा हवा यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जोंडा हवा। नार्वेस्टर अगर पूछे हैं तो नार्वेस्टर जो हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं, न्यूजीलैंड में। और एक आया था लेवेस, लेवेस आया था। लेवेस हवाएं कहाँ चलती हैं, मोरक्को में चलती हैं। इस प्रकार से एक जो अगर 3 मिला लेते हैं आप तो एक चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होने वाला था। आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है कि यहाँ पे एक लवणता से संबंधित था कि समुद्री जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा उसको अरेंज करना था।
लवणता के हिसाब से। तो लवणता इसमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री लवण में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जो कि 27.21% पाया जाता है। ठीक है, 77.8% पाया जाता है टोटल समुद्री एरिया का लवणता का। और ये उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से इसको अरेंजमेंट करना था। अगर हम पूछें कि पैसेज किस टाइप का था, तो पैसेज एकदम आसान था। वो पैसेज था कि एक पैसेज आया था कि हमारा जो भूस्खलन है उससे संबंधित था। नहीं, एक था कि खतरा से था, कि मतलब जो खतरा है वो जोखिम भरा खतरा वो कैसे आता है। ठीक है, उससे संबंधित था कि जोखिम और खतरा कैसे आता है। ठीक है, वो उससे था। और एक था कि माल्थस का थ्योरी। जो भी व्यक्ति माल्थस का थ्योरी पढ़ा होगा तो आसानी से उस प्रश्न को कर सकता है। माल्थस की थ्योरी से आया था कि माल्थस की थ्योरी एक उसमें ये प्रश्न था कि माल्थस की थ्योरी में किस प्रकार से वो पूछे जाते हैं कि माल्थस की थ्योरी में कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, माल्थस की थ्योरी में पूछा गया था। तो माल्थस की थ्योरी में कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, कि जैसे और एक पूछा गया था कि हाँ, एक भूस्खलन से था, एक पैसेज था भूस्खलन से था। और भूस्खलन से था तो भूस्खलन में पूछा गया था कि भूस्खलन को कैसे वो किया जाए, उसका कारण क्या है भूस्खलन का। इस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उससे किस किस की वो हो सकती है, कौन कौन से प्रभावित हो सकते हैं, इस टाइप से आया था। और जो माल्थस का थ्योरी था उसमें पूछा गया था कि जो इंग्लैंड में जो प्लेग है, ब्लैक ब्यूबोनिक रोग है, उसका कारण क्या है, उसके कारण सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से मरे, ब्लैक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर में प्लेग और ब्यूबोनिक था उसके द्वारा सबसे ज़्यादा किस में गिरावट आई, शिशु मृत्यु दर में। तो शिशु मृत्यु दर एक पैसेज था कि उसमें एक प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा किस में युवा मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा कमी आई, शिशु मृत्यु दर में कमी आई। तो इस प्रकार से उसका राइट आंसर होने वाला था शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई थी वो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर में थी। एक प्रश्न था पैसेज में कि किस टाइप से, एक प्रश्न था पैसेज में था कि जो माल्थस की थ्योरी है उसमें क्या है, फूड और क्या है जनसंख्या किस में बढ़ता है। तो जो फूड है वो क्या होता है, फूड की तुलना में क्या जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो अधिक तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, फूड की तुलना में पॉपुलेशन जो है क्या है कि फूड क्या है कि अर्थमेटिक तरीके से बढ़ता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ज्यामितिक तरीके से बढ़ता है, ज्योमेट्रिकल तरीके से। तो डायरेक्ट ये 25 वर्षों में क्या होता है, दोगुना होता है। तो यह यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो था कि जो फूड से ज़्यादा, फूड के बढ़ने की उपेक्षा से जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। तो एक था ये आंसर राइट होता हमारा। इस प्रकार से पूछा गया था। एक पूछा गया था कि एक प्रश्न था कि माल्थस से संबंधित था कि माल्थस जो है वो किस प्रकार के जनसंख्या को रोकने के लिए किस प्रकार के वो करता, मतलब चेक को माना है, पॉजिटिव चेक, नेगेटिव चेक, इस टाइप से पूछा गया था। जो भी माल्थस का पूरा थ्योरी जानता है वो उस प्रश्न को आसानी से कर ले जाता बिना पढ़े पैसेज को। तो इस प्रकार से इस एक प्रश्न पैसेज पूछा गया था, तो वो पैसेज आसान था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।